प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का प्रीएम्पशन वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। आपको एकदम अच्छे से ध्यान से खुद को करना है, खुद नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें कंसीडर करनी है, हमें इसकी प्रायोरिटी भी कंसीडर करनी है, साथ में हमें प्रीएम्पशन भी करवाना है, बीच में प्रोसेस को रोकना भी है। अगर कोई चलती प्रोसेस के बीच में हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है तो हम उसको पहले CPU एलोकेट करवा देंगे। अब ये हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस कौन से होते होंगे आप खुद बताओ। तो यूज़र अगर कोई पेंट पे काम कर रहा है, वो अपना कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट बना रहा है, एक तो काम है वो, और एक प्रोसेस होती है, एक काम होते हैं CPU को इंटरनल तौर पे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई काम है, या फिर आपने अचानक से Ctrl+Alt+Delete की कमांड दे दी तो इमीडिएट आप जो भी काम कर रहे हो वो सारे काम रुक जाने चाहिए। ये होती है हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस। कुछ ऐसा हुआ सिस्टम में, एस्केप की दबाते ही सारी फाइल क्लोज हो गई, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ जो आपके चलते हुए काम को रोक सकती है, उसकी प्रायोरिटी डिसाइड हो चुकी है पहले से। अगर आप कोई वर्ड की फ़ाइल भी बना रहे हो, PDF भी बना रहे हो, अगर आपने एस्केप की दबा दी तो क्या होगा, चलती हुई प्रोसेस जो भी आपने फ़ाइल ओपन कर रखी है वो डिलीट हो जाएगी, मतलब वो बंद हो जाएगी। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी फ़ाइल बनाना ज़रूरी था, एस्केप की को प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए, बट सिस्टम में कुछ प्रायोरिटी डिसाइड कर रखी है। हाई प्रायोरिटी की जो चीज़ें हैं उनकी प्रायोरिटी सिस्टम के द्वारा हायर कर दी जाती है, और जितने भी सिस्टम के खुद के काम हैं वो सब की प्रायोरिटी हायर है। यूज़र चाहे उस पर कुछ भी कर रहा है, उसको प्रायोरिटी बाद की मिलेगी। तो इस तरीके से ही हम उन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हायर प्रायोरिटी की या प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं। कंटिन्यूसली अगर हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आती रहेंगी, सिस्टम स्टारवेशन में जा सकता है, क्योंकि जो लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस हैं उनको कभी CPU का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति को नहीं आने देने के लिए या इससे बचाने के लिए हम सिस्टम में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का प्रीएम्पशन मेथड भी यूज़ करते हैं। उसे कैसे यूज़ करना है वो अब हम देखेंगे। एट द टाइम 0 कौन सी प्रोसेस सिस्टम में है, सिर्फ एक प्रोसेस है P3 जो है वो काम करना शुरू करेगी। अगली प्रोसेस कब आ रही है, 2 पर, तो हमें 2 तक तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसका काम कितना रह जाएगा, 2 यूनिट ये काम कर चुकी है, 2 इसके अभी पेंडिंग है। बट आप देखोगे अगली प्रोसेस 2, जब सिस्टम 2 पे पहुंचा, अगली प्रोसेस P2 जो है वो सिस्टम में आ चुकी है, उसकी प्रायोरिटी 3 है, और जो प्रोसेस अभी रनिंग में थी P3, इसकी प्रायोरिटी लो थी, ठीक है। यहाँ पे 2 जो है वो लो प्रायोरिटी है और 3 जो है वो हाई प्रायोरिटी है। यहाँ पे हम P3 को प्रीएम्प्ट कर देंगे और सिस्टम दे देंगे हम P2 को। P2 को जब सिस्टम देंगे तो ये भी अपना काम करना शुरू करेगा। इसको कितनी देर काम करने दें, तो देखो अगली प्रोसेस जब तक आ रही है तब तक आप काम करने दो, देन आप उसकी प्रायोरिटी के साथ इसको कंपेयर कर लेना। तो 4 तक हम इसको चलने देते हैं। 2 यूनिट इसने काम किया, इसके काम पेंडिंग कितने हैं, 7 यूनिट। इस समय सिस्टम में P4 भी आ चुकी है। अब देखेंगे सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, तो P4 की। इसका मतलब P2 को अब हम प्रीएम्प्ट कर देंगे, और अगला जो प्रोसेस है जिसको हम CPU एलोकेट करेंगे वो P4 है। P4 को कितनी देर चलने देंगे, P4 को अगला प्रोसेस जब तक सिस्टम में नहीं आता 5 यूनिट पे, ठीक है। तो 5 तक हम 1 यूनिट इससे काम करवा लेंगे और 1 यूनिट इसका पेंडिंग रख देंगे। प्रोसेस कौन सी आई, P1 और P4 में किसकी प्रायोरिटी हायर है, तो देखो P1 की भी 4 प्रायोरिटी है और P4 की भी प्रायोरिटी 4 है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। पहले सिस्टम में कौन सी आई, तो P4। इसका मतलब यहाँ पे हम P4 को प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, इसको हम लगातार चलने देंगे और ये अपना एक जो काम है पेंडिंग वो भी पूरा करके सिस्टम से बाहर हो जाएगा। अगला प्रोसेस कौन सा आ चुका है सिस्टम में, तो P5 आ चुकी है। अब पेंडिंग बची हुई जितनी भी प्रोसेस है उसमें आप ये देखो सबसे हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस है P1 को हम सबसे पहले CPU देंगे, वो अपने 10 यूनिट काम पूरा करेगी, सिस्टम 16 पे पहुंचेगा। उसके बाद अगली हाई प्रायोरिटी है 3 और 3,
दोनों में पहले कौन सी आई, तो पहले आई थी P2। P2 को हम सिस्टम दे देंगे। इसने देखो 2 यूनिट अपने काम कर लिए थे, 7 यूनिट इसके बाकी हैं। ये 7 यूनिट तक काम करेगी, सिस्टम 23 पे पहुंचेगा और ये पूरी हो जाएगी। अब अगली प्रोसेस प्रायोरिटी में कौन सी हायर है, तो वो है P5। P5 को यहाँ पे 5 यूनिट तक CPU मिलेगा और वो अपना काम करके सिस्टम से बाहर चली जाएगी। लास्ट में नंबर आएगा प्रायोरिटी प्रोसेस P3 का। P3 को 2 यूनिट ही चाहिए काम पूरा करने के लिए, तो ये 2 यूनिट अपना काम करेगी और सिस्टम से बाहर चली जाएगी। इस तरह से हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के प्रीएम्पशन वर्जन को यूज़ में ले सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से कंप्लीट समझ आ गया होगा कि हम कैसे इसका नॉन प्रीएम्पशन और कैसे इसका प्रीएम्पशन मेथड जो है वो दोनों यूज़ करते हैं। प्रीएम्पशन मेथड में हम एक क्वेश्चन को और देखेंगे, कैसे प्रीएम्पशन के अंदर हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एट द टाइम 0 कौन सी प्रोसेस सिस्टम में है, कोई भी प्रोसेस नहीं है। सिस्टम 1 यूनिट तक बिल्कुल आइडल है, यहाँ पे CPU को कोई काम नहीं है। 1 पे देखो P1 आ चुकी है, तो P1 को हम CPU एलोकेट कर देंगे। कितनी देर चलाएंगे, अगली प्रोसेस जब तक नहीं आती 2 तक, तो पेंडिंग कितनी है 9, 1 यूनिट ही हम इसको चलाएंगे, सिस्टम 2 पे पहुंचेगा। अब 2 पर जाके हमारे पास 2 प्रायोरिटी वाली प्रोसेस हो चुकी हैं। इसमें हाई प्रायोरिटी की कौन सी है, P2, इसकी प्रायोरिटी 1 है। P2 को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे और P1 को प्रीएम्प्ट कर देंगे। P2 को जब एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे 1 यूनिट तक हम चलाएंगे और ये पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये सिस्टम से बाहर जा चुकी है, तो P2 हमारी प्रोसेस बाहर हो गई। प्रोसेस कौन सी आ गई, P3। देखो P3 और P1 दोनों ही प्रोसेस की प्रायोरिटी 3 है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। प्रोसेस पहले कौन सी आई सिस्टम में, P1। CPU एलोकेट कर देंगे P1 को वापस से। कितनी देर तक चला के देखेंगे, 4 यूनिट तक, मतलब 1 यूनिट चलाएंगे, ये 8 पेंडिंग रह गई। अब 4 पे आके वापस चेक करेंगे कि कौन सी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस है। 4 पे देखो कौन सी प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आई है, लोअर प्रायोरिटी वाली, 4 प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आई है P4। इसको हम CPU एलोकेट नहीं करेंगे क्योंकि P1 जो है उसकी प्रायोरिटी हाई है, 3 प्रायोरिटी है, तो P1 को ही हम आगे चलने देंगे। 5 यूनिट पे जाके ये 8 से रह जाएगी 7। 5 पे जाके चेक करेंगे कौन सी प्रायोरिटी आई, तो 2 नंबर वाली। अभी जो रनिंग में प्रोसेस चल रही है उसकी प्रायोरिटी है 3। अब जो प्रोसेस सिस्टम में आई P5 उसकी प्रायोरिटी है 2। तो हायर प्रायोरिटी किसकी है, P5 की। P5 को हम CPU एलोकेट कर देंगे। कितनी देर तक इसको चाहिए CPU, इसको चाहिए 5 यूनिट तक, तो ये 5 यूनिट तक इसको कंप्लीट करवा के सिस्टम से इसको बाहर निकाल देंगे। 2 प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली बार हम अब किसको टर्न देंगे CPU के ऊपर काम करने के लिए, तो वापस से आपको ध्यान रखना है P1 और P3 की प्रायोरिटी 3 है, सेम है, इसलिए पहले हम P1 को देंगे क्योंकि पहले सिस्टम में कौन सी आई थी, P1 कितना काम पेंडिंग है इसका, 7 यूनिट, तो P1 अपने 7 यूनिट यहाँ पे पूरे कर लेगी और ये सिस्टम से बाहर चली जाएगी। देन आएगी P3 अपने 2 यूनिट पूरे करेगी और सिस्टम से बाहर चली जाएगी। लास्ट में नंबर आएगा सबसे लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस का P4। इसको 1 यूनिट ही काम था, तो ये अपनी 1 यूनिट पूरा करके सिस्टम से बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को, बाकी और भी जो क्वेश्चंस हमने किए, आप उनको अपने हिसाब से प्रायोरिटी के ऊपर, राउंड रॉबिन के ऊपर कैसे भी करके सोल्व करो। कंप्लीशन टाइम निकालो, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का टर्न अराउंड जो टाइम होता है वो कैलकुलेट करके देखो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका जो माइंड है वो इतना ज़्यादा शार्प हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल वो गलत नहीं कर पाएगा और फ्री के नंबर है बिल्कुल। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो कोई भी मतलब इसमें से कुछ भी नेगेटिव होने के चांसेस नहीं होते। तो ये आपको एकदम अच्छे से करना है कॉन्सेप्ट। और हर पेपर के अंदर जो भी पेपर होता है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, उसमें एक क्वेश्चन हमें ये ज़रूर देखने को मिलता है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ गया।
अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लगे आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।